नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज सैटरडे का दिन है और हम लोग जो तैयारी करते हैं सैटरडे को वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की कर रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, एक उसका इंडेक्स ड्रॉ कर चुके हैं, उसकी बेसिक चीज़ें देख चुके हैं। बहुत सारे बच्चे आईपीसी की इंडेक्सिंग के लिए बोल रहे थे, मैं आईपीसी की इंडेक्सिंग बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग जो दो टास्क लेकर के चल रहे हैं, एविडेंस और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो मैं लेकर के चल रहा हूं आप लोगों का ट्यूसडे और सैटरडे को। और चूंकि मैं अभी इस वक्त आई एम आउट ऑफ कंट्री, तो इस वजह से इस थर्सडे को वीडियो नहीं आ पाया, जो अगले वीक्स में मैं कंपनसेट कर दूंगा। तो जो हम लोगों का विषय था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, संपत्ति अंतरण अधिनियम में, वो आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि किस संपत्ति का अंतरण हो सकता है। तो नेचुरल सी चीज है, उसी का उल्टा भी हो जाएगा, किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए हम लोग आज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम को देखेंगे, किन संपत्तियों का अंतरण हो सकता है और किन संपत्तियों का अंतरण नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पर प्राइस हाइक अलर्ट है। ये बहुत जल्द ही अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के जितने भी पैकेजेस हैं, जो भी कोर्सेज हैं, उनका प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द ही। इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, आप पुराने प्राइसेस पर एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं अनअकैडमी पर। और मेरा कोड SLAW10 यूज करके आप 10% की छूट भी पा सकते हैं। जो कोर्स आपका एक महीने का, जिसकी अभी तक प्राइस 6,875 थी, वो प्राइस हाइक के बाद में 7,906 का हो जाएगा। लेकिन अभी आप दो फायदे ले सकते हैं। एक तो ये प्लस कोर्स प्लस सब्सक्रिप्शन आप पुराने प्राइस पर ही ले सकते हैं, यानी कि 6,875 रुपए, और साथ ही साथ आप 10% का डिस्काउंट भी मेरा कोड SLAW10 यूज करके ले सकते हैं। साथ ही साथ जो 12 महीने का कोर्स जो 37,813 रुपए का था, वो अब बढ़ के 43,484 रुपए का हो जाएगा आफ्टर द प्राइस हाइक। तो इस प्राइस हाइक को आप बीट करिए, पुराने प्राइसेस पर आप एडमिशन लीजिए और मेरा कोड SLAW10 यूज करके आप उसमें भी 10%, पुरानी प्राइस में भी 10% की आप छूट पाइए। ये आपके लिए बड़ा लाभ है। तो जल्द से जल्द इस ऑफर को मिस ना करिए, जल्द से जल्द इस ऑफर का आप फायदा ले लीजिए, इससे पहले कि प्राइस हाइक हो जाए। आज का जो हमारा विषय है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, संपत्ति अंतरण अधिनियम में, वो जो हमारा दूसरा प्रश्न था उसी पर है। पहला प्रश्न हमारा था संपत्ति अंतरण है क्या। आज हम लोग दूसरे प्रश्न को टेकअप करेंगे कि किस संपत्ति का अंतरण हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 6 आप लोग अपना बेयर एक्ट, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है, मेरी क्लास जब भी करिए तो अपना बेयर एक्ट आप खोल के बैठिए, और साथ ही साथ आप अगर अन अकेडमी पर मुझको फॉलो कर रहे हैं, फ्री है वो, मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, वो लाइव क्लासेस होती हैं। जो भी प्रश्न आपके हैं वहां पे मुझसे पूछ भी सकते हैं। एक हमारे आपके बीच में वो ऐसा माध्यम है कि एक क्लास वहां पे भी आपकी चल सकती है। तो हम लोग एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, साथ ही साथ टीपीए, 3 एक्ट्स लेकर के साथ में चल रहे हैं। वहां पे 1 घंटे की मेरी क्लास रहती है। मेरी पिछली जो क्लासेस है वो आप देख भी सकते हैं उस पर। तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रॉपरली यहाँ पे तो मुझे लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको बताना रहता है, लेकिन वहां पे आपके साथ मेरा इंटरेक्शन भी होता है, आपका जो प्रश्न होते हैं मैं उसका जवाब भी देता रहता हूँ साइमल्टेनियसली। चलिए ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, कौन सी संपत्ति का अंतरण हो सकता है। अब देखिए सेक्शन 6 धारा 6 इसी चीज को बताती है कि किस संपत्ति का अंतरण हो सकता है। ठीक है, तो अगर धारा 6 को आप देखिए तो धारा 6 दो पार्ट में बटी हुई है। पहला जो पार्ट है धारा 6 का, सेक्शन 6 का, दो पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, पहला पार्ट जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है
में भरोसा कर रहा है। क्या कर रहा है वो? बिलीव्स इन ट्रांसफर, बिलीव्स इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के अंतरण में विश्वास रखता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और जबकि जो सेक्शन 6 का दूसरा भाग है वो क्या करता है? वो अंतरण में विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि वो क्या बताता है? वो संपत्तियों के बारे में बताता है जिनका अंतरण नहीं हो सकता है। डज नॉट बिलीव इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दो भाग में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला जो भाग है वो कहां से निकल के आ रहा है? अगर आप बेयर एक्ट की लाइन पढ़िए तो वहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड्स में बी ट्रांसफर्ड, सभी प्रकार की संपत्ति का अंतरण हो सकता है। उसके बाद सिवाय करके लिखा होगा, फिर कई सारे प्रॉपर्टीज लिखी हैं। मतलब क्या? उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी सेक्शन 6 में दी गई हैं वो संपत्ति वो बताई गई हैं जिनका अंतरण नहीं हो सकता है, जो नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी हैं एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो देखिए, आइए क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड्स में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट। अब कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जिनका अंतरण नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं पहली संपत्ति कौन सी है? स्पेस सक्सेसनेस, संभाव्य अधिकार, स्पेस सक्सेसनेस। ठीक है, अब मान लीजिए कि संपत्ति मेरे पास में नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, फ्यूचर में आने की संभावना है, तो अभी मैं क्या हूं? अनऑथराइज्ड ओनर उसका हूं, मतलब अभी मैं ट्रांसफर के लिए उपयुक्त नहीं हूं। मान लीजिए मेरे पिताजी की संपत्ति है, मैं उनका इकलौता वारिस हूं, एक ही लड़का हूं मैं, पुत्र, लेकिन वो संपत्ति भी, वो एक संभावना है कि वो मेरे पास में आएगी, लेकिन जरूरी नहीं है। तो ऐसे में उसका अंतरण मैं नहीं कर सकता हूं। तो अगर आप देखिए, पहली चीज यही बता रहा है कि संभाव्य उत्तराधिकार का अंतरण नहीं हो सकता, यानी स्पेस सक्सेसनेस कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। और इसमें आप देखिए तीन चीजों के बारे में, दो चीजों के बारे में बताया गया है। पहला चीज जो बताया है वो बताया है चांस ऑफ एयर एपरेंट, चांस ऑफ एयर एपरेंट, मतलब क्या? इस चीज की संभावना कि उत्तराधिकार में आपको वो संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, इसकी संभावना। दूसरा चांस ऑफ लीगेसी, चांस ऑफ लेगेसी, यानी कि वसीयत संपदा, वसीयत के थ्रू जो आ सकती है, उसके चांस की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही संपत्ति का अंतरण, दोनों जो चांस हैं वो नहीं हो सकता है, इन संपत्तियों का अंतरण नहीं हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर आप देखिए सेक्शन 43 टीपीए में, आप लोग अपने बेयर एक्ट में खोल लीजिए, सेक्शन 43 में क्या है? जो हेडिंग है वो यही है कि ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन। अब देखिए यहां पे तो मना कर रहा है कि चांस ऑफ एयर एपरेंट का अंतरण नहीं हो सकता है, मात्र इस चीज की संभावना की संपत्ति मुझको मिल जाएगी। लेकिन सेक्शन 43 में बोल रहा है कि अनऑथराइज्ड पर्सन ट्रांसफर कर सकता है। तो क्या दोनों चीजें एक दूसरे से क्लैश हो रही हैं? या तो ये सही है या तो ये सही है। तो अगर आप सेक्शन 43 के कंटेंट्स को पढ़िएगा, आगे हम लोग इस प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल करके एक एक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। सेक्शन 43 इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल। तो उसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, बल्कि अंतरण की प्रवंचना कर रहा है। ठीक है, वहां पे वो ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा है, ही ओनली प्रोफेस टू ट्रांसफर। देखिए वहां पे वर्ड यूज होगा, प्रोफेस टू ट्रांसफर, अंतरण की प्रवंचना कर रहा है वो। तो इसलिए सेक्शन 43 और सेक्शन 6 के क्लॉज 1 में कोई भी मतभेद नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जुम्मा मस्जिद का, इसमें यह धारित किया गया, जुम्मा मस्जिद वर्सेस कोडिया मियांड्रा,
ये केस था जिसमें यह धारित किया गया कि सेक्शन 6(1)(a) और सेक्शन 43 में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। मतलब क्या कि चांस ऑफ एयर अपेरेंट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, अंतरित नहीं हो सकता। ठीक है, ये पहली संपत्ति हो गई जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। अब देखिए दूसरी संपत्ति हम लोग देखते हैं कि दूसरी कौन सी संपत्ति है जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता। तो उसमें देखिए लिखा हुआ है मियर राइट टू री एंट्री कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब पुनः प्रवेश का जो अधिकार है इसका अंतरण नहीं हो सकता है। अब ये पुनः प्रवेश, तो सबसे पहले हम लोग समझे कि पुनः प्रवेश है क्या, है ना। अगर और उसमें लिखा भी हुआ है कि मियर राइट टू रीएंट्री फॉर ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन। तो ये पुनः प्रवेश है क्या? तो आप देखिए सेक्शन 111 लीज, पट्टे में अगर जो जिसने पट्टा लिया है, पट्टेदार जो है, तो अगर वो किसी भी शर्तों का उल्लंघन करता है, इफ ही ब्रीचेस एनी कंडीशन ऑफ द लीज, पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो जो पट्टा करता है उसका यह अधिकार है कि वह अपने पट्टे की भूमि पर, जो उसकी भूमि थी, उस पर वो पुनः प्रवेश कर जाए। तो ये है राइट टू री एंट्री। तो केवल राइट टू री एंट्री जो है ये किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये उसी जिसने जो पट्टा करता है उसी के पास ये राइट टू री एंट्री है, ये ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर नहीं हो सकती। तीसरा देखिए, तीसरी बात करता है ईजमेंट। ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ईजमेंट कैंट बी ट्रांसफर्ड apart from dominant heritage, apart from dominant heritage। अब अगर आपने सुखाचार अधिनियम नहीं पढ़ा है तो आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका तात्पर्य क्या है, ये बताना क्या चाह रहा है। तो पहले इसके लिए आवश्यक है कि आप पहले इस चीज को समझिए कि ये डोमिनेंट हेरिटेज क्या है और ईजमेंट क्या है। ठीक है, तो मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग उसको समझिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी एक जमीन है व्यक्ति की ए, मान लीजिए ये है, इनकी जमीन है या इनको डी कर लिया जाए, और इनकी चारों तरफ जमीनें हैं। ये एस की जमीन है, ये मान लीजिए ए की जमीन है, ये बी की जमीन है, ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। अब यहां पे सड़क जा रही है। अब हर व्यक्ति के साथ में जब वो जमीन कोई लेता है तो उसके साथ कुछ उसके इनहेरेंट राइट्स होते हैं, जिसमें राइट टू यूज, राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू ट्रांसफर। तो ईजमेंट एक्ट, सुखाचार अधिनियम, ये अगेंस्ट द नेचुरल राइट्स है। जब हम लोग ईजमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे सारे सेक्शंस को जब कनेक्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग इस चीज को देखेंगे। अब देखिए, ये अपने लैंड को का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कब कर सकते हैं? जब इनको यहां रास्ता मिल जाए। अगर यहां सड़क पे वो आ ही नहीं पा रहे हैं, जाने का रास्ता ही उनके पास नहीं है, तो कैसे एंजॉय कर सकते हैं अपनी उस लैंड को? तो ऐसे में क्या है, इनको एक स्पेशल राइट दिया गया है ईजमेंट एक्ट में, सुखाचार अधिनियम में एक स्पेशल राइट दिया गया है। उसमें क्या है कि ये दूसरे के लैंड में, ये जो सर्विएंट ओनर है, ये ओनर जो है एस का जो लैंड है, उसमें से ये रास्ता ले सकते हैं। अब यहां पे क्योंकि ये रास्ता ले रहे हैं अपने लिए और इनके लैंड में ले रहे हैं, तो यहां पे इनको अधिष्ठाई ओनर कहा जाता है, यानी डोमिनेंट ओनर कहा जाता है। और यहां पे इनको अनुसेवी स्वामी कहा जाता है, यानी सर्विएंट ओनर, जो सर्व कर रहा है। और ये जो पीस ऑफ लैंड है, जो रास्ता है, इसको कहा जाता है ईजमेंट। यही सुखाचार है और इसका भोग कौन कर रहा है? डी, यानी कि डोमिनेंट हेरिटेज, अधिष्ठाई स्वामी। अब इनको ये लैंड दूसरे के प्रॉपर्टी से मिला है। अब मान लीजिए भाई, यहां पे तो सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं, एक एक इंच की प्रॉपर्टी की लड़ाई है। अब इन्होंने पहले इनसे लिया लैंड और उसके बाद इस लैंड को अलग बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी और को। अब इन्होंने कहा फिर मेरे पास में रास्ता नहीं है,
फिर एक रास्ता यहाँ पर भी बना हुआ है। अब इन्होंने कहा मैं ए से रास्ता लूंगा, यहां से लिया, फिर इसका भी बेच दिया इन्होंने, ट्रांसफर कर दिया। कल्पना करिए, मैं कल्पना करने की बात कर रहा हूं। या जैसे फिर उसके बाद ये बेचने के बाद में कहा मैं सी की तरफ से रास्ता लूंगा, यहाँ पे रास्ता है। तो इसीलिए ये कहा गया कि ईजमेंट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। तो ईजमेंट, ये ईजमेंट जो है, ये सुखाचार, ये केवल और केवल क्या, इस भूमि के साथ में, यानी अधिष्ठाई भूमि के साथ में ही ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो यही जो है इसमें इंक्लूड किया गया है कि ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। मतलब जो अधिष्ठाई लैंड है, अधिष्ठाई स्वामी की लैंड है, वो उसी के साथ ट्रांसफर हो सकता है ईजमेंट, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। इसके लिए ईजमेंट एक्ट हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, इसी के साथ में कनेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा। अब चौथा है मियर राइट। आपका जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है वो अगर रेस्ट्रिक्टेड एंड एंजॉयमेंट है, मतलब कि जो ओनर है उसी को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, रेस्ट्रिक्टेड इन एंजॉयमेंट, रेस्ट्रिक्टेड इन एंजॉयमेंट। अगर कोई जो राइट है, वो इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में जो हित है आपका, वो किसी से अटैच्ड है, ठीक है, तो ऐसे में किसी स्वामी से निर्बंधित है, कह लीजिए स्वामी से निर्बंधित है, ठीक है, तो ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे महंतशिप जो होती है, महंत होते हैं मठों के, तो महंतशिप वो क्या है, जो स्वामी है, महंत जो है, उसी के साथ रेस्ट्रिक्ट है, कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। या मान लीजिए क्लेम टू डावर, जो डावर होता है उस पे जो क्लेम होता है, ठीक है, ये भी रेस्ट्रिक्टेड इन एंजॉयमेंट है, वो भी किसी व्यक्ति खास विशेष के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड है, वो उसी ओनर के साथ में रेस्ट्रिक्ट है, ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अगर आप देखिए तो अगली बात कर रहा है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। फ्यूचर मेंटेनेंस ये भी ट्रांसफरेबल नहीं है। अब देखिए फ्यूचर मेंटेनेंस है क्या, ये जो मेंटेनेंस दिया जाता है, जो मेंटेनेंस बांधा जाता है, दो तरीके से हो सकता है, या तो कोर्ट की डिग्री के द्वारा, डिग्री ऑफ द कोर्ट, और या फिर एग्रीमेंट के द्वारा, करार के द्वारा। ठीक है, दो तरीके हैं जब आप जो है भरण पोषण फ्यूचर मेंटेनेंस ले सकते हैं, डिग्री ऑफ द कोर्ट या फिर एग्रीमेंट। तो दोनों ही केस में ये जो राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस है, ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जिसके मेंटेनेंस के लिए था केवल उसी को ही प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये भी ट्रांसफरेबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू सू। ये कैनॉट बी ट्रांसफर्ड, कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। अब केवल इतना बोल दिया है। अब देखिए एक चीज और यहां पे देखिएगा, यहां पे रेस्ट्रिक्टेड एंड एंजॉयमेंट है, इसका मतलब उल्टा लगा लीजिए, अगर अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड होगा तो फिर वो ट्रांसफरेबल भी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे देखते हैं राइट टू सू, यानी वाद लाने का अधिकार भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे तो आपके कई सारे प्रश्न दिमाग में चल गए होंगे सिविल सीपीसी के, कैसे नहीं ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग दो प्रकार के डैमेजेस की बात करते हैं। एक बात करते हैं निर्धारित नुकसानी, यानी लिक्विडेटेड डैमेजेस, निर्धारित नुकसानी, और दूसरी बात करते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आपको कहां से मिलते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आप लोग पढ़ते हैं टॉर्ट में, अनिर्धारित नुकसानी। तो यहां पे जो राइट टू सू जो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस के रेफरेंस में नहीं है,
ये केवल और केवल अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के। तो अगर आप इस पूरे वर्ड को समझना चाहें, इस पूरे सेंटेंस को, तो ऐसे समझिए, राइट टू सू फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी कि वाद लाने का अधिकार अनिर्धारित नुकसानी के लिए ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन राइट टू सू फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस ये ट्रांसफरेबल है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। आप अपने बेयर एक्ट में वहां पे चाहिए तो इस चीज को आप लिख भी लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो वो सीधे बोल रहा है पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस हो गया या सैलरी हो गया, ये सब ट्रांसफर नहीं होता है। तो पब्लिक पॉलिसी आप लोग जान ही रहे हैं, इस पे बहुत एक इंपॉर्टेंट केस है, अनंतैया वर्सेस सुब्बा राव, ये आप नोट कर सकते हैं, अनंतैया वर्सेस सुब्बा राव का केस है। इसी तरीके से देखिए पब्लिक पॉलिसी पे नेक्स्ट भी है स्टाइपेंड्स, ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पेंशन्स हो गई, जो पेंशन जिसको मिल रही है उसी को तो मिलेगी, दूसरे को ट्रांसफर कैसे हो सकती है, ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, जो ट्रांसफर नहीं हो सकता वो है नो ट्रांसफर कैन बी मेड। तीन चीजें वहां पे दी गई हैं। नो ट्रांसफर कैन बी मेड, कोई अंतरण किसका नहीं किया जा सकता है, तो वहां पे तीन चीजें दी गई हैं। पहला देखिए दिया हुआ है विच इज अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट, अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट, जो हित है उसकी प्रकृति के विरुद्ध। जैसे कोई संपत्ति है, कोई लैंड है, वो बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, या समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जैसे चारागाह हो गया, गांव में होता है, या ऐसी चीजें जो पब्लिक के लिए हैं, तो पब्लिक पॉलिसी के तहत इनका अंतरण नहीं हो सकता है। दूसरा, उनका अंतरण नहीं हो सकता ऐसी चीज का जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, गैर कानूनी उद्देश्य हो, या फिर उसका जो कंसिडरेशन है, जो प्रतिफल है, वो अनलॉफुल हो, ऐसे में भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 23 अगर आप संविदा अधिनियम देखेंगे तो वहां पे ये मिल भी जाएगा आपका। उसके बाद देखिए तीसरा, किसको हित कब नहीं ट्रांसफर हो सकता है, जब जो है अपोज्ड किसी व्यक्ति जो कि लीगली डिस्क्वालिफाइड है, लीगली डिस्क्वालिफाइड। अब ये प्रश्न अगला आ गया कि कानूनी रूप से कौन लीगली डिस्क्वालिफाइड है टू बी ट्रांसफरी, अंतरित होने के लिए कौन व्यक्ति कानूनी रूप से डिस्क्वालिफाइड है। तो ऐसे में आप देखिए इसका प्रश्न का जवाब लेने के लिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सेक्शन 136 देखिए, धारा 136, और धारा 136 में आपको तीन लोग मिलेंगे। धारा 136 में आपको मिलेंगे जज, इनको ट्रांसफर नहीं हो सकता है। आपको लीगल प्रोफेशन के लोग जो है उसको ट्रांसफर नहीं हो सकता, या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऑफिसर ऑफ कोर्ट। तो जज को नहीं हो सकता, लीगल प्रोफेशनल्स को नहीं हो सकता, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ये लोग क्या है, लीगली डिस्क्वालिफाइड है अंतरित होने के लिए। तो इसके लिए आपको अपने बेयर एक्ट में लिख लीजिए, सेक्शन 136 के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो नेक्स्ट है वो है अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अनट्रांसफरेबल, इसको समझिए आप, अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब यहां पे बात कर रहा है वो तीन लोगों की। एक तो बात कर रहा है टेनेंट की, भाई आप किराएदार हैं, क्या किराएदार ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो टेनेंट की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी पेमेंट में डिफॉल्ट हो गया है, पेमेंट डिफॉल्ट, वो भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता है। या फिर कोई संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड से मैनेज हो रही हो, उसका मैनेजमेंट कोर्ट ऑफ वार्ड्स कर रही हो, तो ऐसी संपत्ति का भी अंतरण नहीं हो सकता है। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हम लोगों ने उन संपत्तियों को देखा जो
अंतरणीय नहीं है, जिनका अंतरण नहीं हो सकता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है, आप मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अब आपको इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहेंगी आपको। चलिए, अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।